हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपको सिंचाई एवं कृषि इस पाठ के बारे में बताएंगे। तो सिंचाई एवं कृषि इस संदर्भ में भूगोल में पाठ 2 जो कक्षा 8 में है, तो सिंचाई और कृषि इनका क्या संबंध है इसके बारे में बताएंगे। इनमें पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आजकल हम बहुत सारे किसान को कहते सुना है कि साहब हमारी खेती बाढ़ में चौपट हो गई। किसी क्षेत्र में आते हैं वो कहते हैं साहब हमारी तो बाढ़ पानी नहीं बरसा, बिल्कुल भी सूखा पड़ गया, तो अकाल पड़ गया। तो कहीं खेती सूखे से चली गई, कहीं खेती बाढ़ से चली गई। तो ऐसा पहले समय में तो ज़्यादा होता था कुछ, अब थोड़ा कम हो गया, किंतु बाढ़ का प्रकोप उतना कम नहीं हुआ है। पहले की तुलना में बारिश अगर कम है तो बाढ़ कम आएंगी, और जो सूखे का प्रकोप था उसको धीरे धीरे हमने बहुत कम कर लिया, किंतु फिर भी पूर्णतः उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारे स्वतंत्रता से पहले, यानी हमारे देश की आज़ादी के पहले 1947 से पहले क्या स्थिति थी हमारे देश में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश गुलाम था, हम इंग्लैंड के गुलाम थे। इंग्लैंड में किसका शासन है? अंग्रेजों का। 255 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। उससे पहले 500 वर्षों तक हम मुस्लिम शासकों के गुलाम रहे। तो हमारी खेती हमारे पास नहीं थी, हम जमींदारों की खेती करते थे। बाहर के लोग अपने दलाल को छोड़ देते थे, जिनको जमींदार कहते थे यहाँ। अब वो जमींदार बाहर के शासकों के दलाल होते थे और हमारे शोषणकर्ता होते थे। ऐसा ही काल था स्वतंत्रता से पहले। हमारे देश के किसान जमीन के मालिक नहीं होते थे, जमींदार मालिक होते थे, और जमींदार किसानों को भूमि वितरण करते थे। किसी को 10 बीघे दे दी, किसी को 50 बीघे दे दी, किसी को 5 बीघे दे दी, और वो खेती करने के लिए दे देते थे। किसान खेती करता था। अब जमींदारों का एक नियम था कि 50% जो उसमें पैदा होगा वो जमींदार का होगा। उसे हम जमींदार के घर पहुंचाते थे किसान। अब बचा 50%। अब उस 50% में से जमीन का लगान देना पड़ता था, जो लगान कर कहलाता था। कर यानी टैक्स, लगान यानी भूमि का लगान, जिसको हम भूमि का कर कहते थे, टैक्स कहते थे। वो उस 50% के किसान के हिस्से में से जाता था। अब किसान के पास क्या बचा? एक तो पैदा ही बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि हमारी खेती वर्षा पर निर्भर थी, और उस वर्षा पर निर्भर होने के कारण हमारे किसान की खेती पिछड़ी हुई थी। वर्षा हो जाती थी तो खेती हो जाती थी, वर्षा नहीं होती थी तो खेती नष्ट हो जाती थी, सूख जाती थी। तो इस प्रकार से हम वर्षा पर निर्भर थे। अब धीरे धीरे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सरकार बनी, तो सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति बनाई, और उस राष्ट्रीय नीति में हमारे किसानों को इस प्रकार से जमीन का मालिक बनाया गया। यानी जो हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त किया। सबसे पहले सरकार ने आकर जब देश स्वतंत्र हुआ तो जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, और जो जमीन जोत रहा था किसान उसको उसका मालिक बना दिया।
और इस प्रकार से जब ज़मीन का मालिक किसान बन गया तो उसने अपना और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, और धीरे धीरे सरकार ने कुछ और नीतियाँ घोषित की, जैसे सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई, तालाब खुदवाए, क्योंकि वर्षा पर आधारित थी खेती हमारी, तो अब उसके लिए अब वर्षा नहीं हो रही है, कम हो रही है, पानी की जरूरत आज है, वर्षा 4 दिन बाद हो रही है, तो हमारी खेती सूख जाती थी। उसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति बनाई, और उस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत नहरों का विकास किया गया, तालाबों का विकास किया गया, सिंचाई के अनेक साधन पंपिंग सेट किए गए, नलकूप लगाने की एक विधि अपनाई, जिससे सरकारों ने नलकूप लगवाए, सरकारी नलकूप जो कम पैसे पर और सिंचाई किसानों की हो जाती थी। और धीरे धीरे हमारे देश के किसानों ने विकास किया। उसके बाद में सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई सरकार ने। इसके अंतर्गत किसानों को अनेक सुविधाएं दी गई। उनके जो गरीब किसान थे उनको बोरिंग कराने में 33% पैसा सरकार देती थी। इसी प्रकार से निजी नलकूपों के लिए अनेक निजी नलकूप बनाने के लिए सरकार ने अनेक उपक्रम चलाए और उनको मंजूरी दी। किसानों ने अपने निजी नलकूप लगवाए। पंपिंग सेट यानी इंजन खरीदने के लिए भी गरीबों को सहायता दी गई। 33% लोन किसानों को माफ़ करा गया, यानी किसानों ने लोन लिया, 100 रुपये ले लिया, तो उसमें गरीबों का 33 रुपये माफ़ कर दिया और 67 रुपये ले लिए गए। तो 33% माफ़ करा गरीबों का। सरकारों ने बैंकों को अनुमति दी कि किसानों के लिए सहायता दी जाए कम से कम ब्याज पर, और अधिक से अधिक राशि जितनी उपलब्ध हो सकती है उनकी ज़मीन के आंकड़े के आधार पर, खतरा खतौनी के आधार पर उनको दिया जाए। ये नियम लागू हुआ तो किसानों की जो खस्ता हालत थी वो उभर कर सामने आई। अब धीरे धीरे उसके बाद में किसानों के लिए अन्य सुविधाएं देना प्रारंभ किया। तो पहले जहां हमारे खेत बिखरे हुए थे, यानी एक ही किसान का गांव का खेत कई जगह थे, मान लीजिए उस पर 40 बीघे ज़मीन है तो 5 बीघे कहीं एक दक्षिण में है गांव के, 2 बीघे पश्चिम में है, 10 बीघे उत्तर में है, कहीं नदी के आसपास है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं ऐसी भूमि जहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, तो कैसे सिंचाई करें, कैसे वहाँ तक पहुँचे अपनी गाड़ी लेकर। तो इस प्रकार से चकबंदी चलाई गई सरकार के द्वारा, और उस चकबंदी में सरकार ने अपने किसानों के बिखरे हुए खेत जो जहाँ तहाँ थे उनको चकबंदी के द्वारा एक चक बनाया गया। उनका 1 या 2 जगह उनकी भूमि चक के रूप में काटी गई, जिसको चकबंदी कहा गया। और जो हदबंदी थी वो हदबंदी भी की गई कि इसकी हद, इसका गांव का सीमाना यहाँ तक है, ये हद हो गया यहाँ तक, दूसरे गांव का सीमाना है, ये हदबंदी कहते थे। तो चकबंदी के द्वारा क्या हुआ, किसानों के बिखरे खेत एक जगह हुए, और जब एक जगह हुए तो दूसरी बात ये उन जो चक कटे उनको रास्ता दिया गया, चक रोड बनाई गई, उनके सिंचाई के साधनों की सुविधा उनको दी गई। क्यों, जब एक जगह खेत होंगे तो अपना बोरिंग करा सकता है, रास्ता चक रोड वहाँ तक जाएगी तो अपना परिवहन का साधन, अपना गाड़ी बैल ट्रैक्टर वहाँ तक ले जा सकता है। तो चकबंदी के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली और उससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ। रास्ते मिले, सिंचाई का साधन मिल गए, एक जगह बोरिंग करा दिया, ट्यूबवेल लगा लिया, अब वो किसानों को अपनी सिंचाई में सुविधा हुई, रास्तों की सुविधा हुई, उससे उनकी आमदनी बढ़ी। उससे अगला पॉइंट है हरित क्रांति। सन 1966 और 67 में एक हरित क्रांति लाई गई, क्योंकि पहले समय में ऐसा होता था कि किसान मेहनत तो बहुत करता था, उसे भरपेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलता था। दूसरे देशों से हमें अनाज खाद्यान्न मंगाना पड़ता था। तो हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में पाश्चात्य देशों से
ये हरित क्रांति की प्रथा आई। इसमें नए नए तकनीकी यंत्र, नए नए प्रकार के बीज, नए नए प्रकार की मशीनरी, नए नए प्रकार के रासायनिक खाद, इनका विकास किया गया। रासायनिक खादों में जैसे यूरिया कोई जानता नहीं था पहले, अमोनिया सल्फेट, फास्फेट, यूरिया, कैल्शियम, डाई, ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, अब तो अनेक प्रकार के और भी नए आ गए। अनेक प्रकार की दवाइयों का प्रयोग, आजकल तो कोई भी फसल उगाए किसान अंधाधुंध दवाई लगा रहा है। गन्ने में इतनी दवाई लगाई जा रही हैं, फसलों में चाहे फलों की फसलें हों, सब्जियों की फसलें हों, रातों रात बढ़ जाती हैं। तो उनमें ऐसी दवाइयाँ लगा रहे हैं कि फल और सब्जियाँ जिनमें दवाई का अधिक प्रयोग कर रहे हैं वो बढ़ तो जल्दी नहीं हैं, किंतु हमारे खतरे की घंटी हैं। हम उनको दवाइयों के रूप में जब उन्हें खाएंगे तो उनसे हमें नुकसान हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो 1966-67 में जो हरित क्रांति आई, इसके द्वारा किसानों को सुविधाएं दी गई कि तुम पुराने बीजों को न बो करके नए बीज बो, जो कि सरकारी सहकारी दुकानें खोली गई सरकार के द्वारा। उन सहकारी दुकानों पर उन्हें रखा गया और कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया गया। नए नए उर्वरक, रासायनिक खादों का या जैविक खादों का आविष्कार किया गया और उनको किसानों को दिया गया। जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन उसमें अधिक होती है, अमोनियम सल्फेट है, फास्फेट है, कैल्शियम है, डाई है, अनेक प्रकार के दवाइयाँ सहकारी भंडारों पर रखी गई और उन दवाइयों का प्रयोग किया गया। और नए नए तकनीकी यंत्र, पहले लोग देसी हल से जोतते थे बैलों से खेत को, तो एक दिन में कितना 2 बीघे 3 बीघे जोत जाता था, 4 बीघे बस। अंधेरे में जाते थे रात में लोग खेत जोतना है। किंतु अब तो फसल अगली वाली जो कटती है, काटते ही जो है फसल को बाहर रख दो और ट्रैक्टर लाए और 1 घंटे में उसको जोत दिया, 1 घंटे में बो दी अगली फसल। पिछली फसल की जड़ें उसमें यहीं वो गई नहीं, अगली फसल बो दी। तो नए नए तकनीकी यंत्र, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, गेहूं निकालने की मशीनें हैं, गेहूं बोने की मशीनें हैं, आलू बोने की मशीनें हैं, अब गन्ना बोने की मशीनें हैं, यानी सब काम मशीनरी युग आ गया हो, मशीनों से होने लगा। कम से कम आदमी लगते हैं, मजदूर नहीं ढूंढना पड़ता और अधिक से अधिक काम कम से कम समय में हो जाता है। तो इसके द्वारा हम इसको वैज्ञानिक कृषि भी कहते हैं, वैज्ञानिक खेती। तो यह नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लाई गई, जिसके द्वारा हमें अनेक प्रकार के सुविधाएं मिली। अब क्या करता है किसान? अब किसान नए नए प्रकार के बीज प्रयोग करता है खेती में, नए नए गन्ने के बीज भी लाता है और नई नई दवाइयों का प्रयोग कर रहा है फसलों में, फलों में, सब्जियों में। नई नई प्रकार की वैरायटी आ रही है। पहले क्या होता था, सीजन में चलता था मामला कि लौकी जो है जात की फसल पर गर्मी में होगी, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज ये गर्मी में होगा। गन्ना है कि साहब वो गर्मी में बोया जाएगा। पहले ऐसा होता था ना, टमाटर एक सीजन में मिलता था, आलू एक सीजन में मिलता था। किंतु अब सरकारी तकनीकी के द्वारा तो ये हो गया कि 12 महीने हर फसल लेते हो आप। टमाटर 12 महीने मिलता है, लौकी 12 महीने बोई जा रही है, गन्ना भी 12 महीने बोया जाने लगा। तो हर फसल को 12 महीने बोने की तकनीक ये पाश्चात्य देशों से हमने सीखी और इसको वैज्ञानिक कृषि के द्वारा हम आगे बढ़ाया। हमने बच्चों आपको जो बताया ये कृषि के क्षेत्र में, अब कुछ अगली कक्षा में आपको बताएंगे हम कि रूस में एक ऐसा पौधा विकसित किया गया है जिसका नाम रखा गया पोमैटो। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, जो कक्षा 10 में है इसका पाठ, ठीक है ना। तो उस पोमैटो में क्या है, वो पौधा जो पोमैटो नाम का पौधा रूस में विकसित किया गया है, अब हमारे देश में अभी तो आया नहीं है, हम भी कोशिश करेंगे। उसमें जड़ में आलू लगते हैं और ऊपर टमाटर आते हैं और पौधा एक ही होता है। तो एक ही पौधे में डबल सब्जी। तो इससे हमारे देश में सब्जियों का जो किल्लत है वो जल्दी खत्म हो जाएगी।
ऐसा हम देखते हैं अपने देश में क्या बता रहे हैं। बंगाल में देखो, बिहार में देखो, तो क्या होता है, धान की खेती होती है और उस धान के खेतों में मछली पालन होता है, क्योंकि हम बरसात ही होती है और पानी अधिक रहता है खेतों में, तो नीचे मछली पालन हो रहा, ऊपर धान की फसल खड़ी है। तो एक पन दो काज, ऐसे एक पन दो काज में हम अपनी फसल को अधिक विकसित करते हैं और हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। तो इन पॉइंटों पर मैंने आपको चर्चा करी। अब सिंचाई की कुछ विधियां जो मैं आपको बताऊंगा। पहले समय में सिंचाई की जो विधियां होती थी, बच्चों आप उनके बारे में सबको नहीं जानते होंगे, किंतु मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पुरानी जो थी फसल, वो सिंचाई की विधि तालाब थी। तालाब में पानी होता था, किसान अपने छाछ के द्वारा, अपने ढैकुली के द्वारा उस पानी को खेतों तक पहुंचाता था। तो वो ढैकुली में एक बाल्टी या एक डोल होता था लोहे का, उसे रस्सी में लटकाते थे, 2 बल्ली खड़ी रहती थी, उसमें एक रस्सी डालती थी। जैसे कि आपको मैंने बैरियर देखा होगा, आपने पुलिस चौकी पर बैरियर देखा नहीं, वो बैरियर होता है लंबा, रोकने के लिए रोकते हैं ना कि बंद कर दिया भाई फाटक। रेलवे में भी होता है, तो पुलिस चौकी पर होता है, और उसमें रस्सी होती है बंधी हुई, तो उसमें फांस देते हैं। अब जब रस्सी ढीली कर देते हैं, ऊपर खोल देते हैं, तो ऐसे ही एक लकड़ी होती थी बैरियर की तरह, और उसमें एक बाल्टी बांध देते थे और तालाब के किनारे 2 डंडे खड़े करके उनको लगा देते थे। एक चरखी होती थी ऊपर, जैसे कि पुराने कुओं में आपने देखी होगी, और उससे पानी का डब्बा, और एक आदमी धीरे धीरे उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर को लाता था और वो नाली में लौट देता था। तो उसको ढैकुली कहते थे। तो वो ढैकुली द्वारा हम पानी को तालाबों से या गहरे गड्ढों में जो पानी होता था वहाँ से भरते थे। वो सिंचाई का एक साधन था। दक्षिणी भारत में अब भी तालाबों की सिंचाई अधिक होती है। उत्तरी भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई अधिक होती है। सरकार ने नहरें या नदियों पर बांध बनाए और नहरें निकाली वहाँ से सिंचाई के लिए। उस बांध से कई फायदे होते थे, अब भी फायदे हो रहे हैं। बांध की सिस्टम, इन नदियों पर बाढ़ कम हो जाएगी। बहुत बड़ा एक तालाब बनाते हैं, उसमें नदी का पानी इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर बांध बनाते हैं, उससे बांध से उस पानी को इकट्ठा करते हैं, उससे बिजली बनाई जाती है जो हमारे काम आ रही है, जल विद्युत जिसे कहते हैं। और जो शेष पानी उन नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर हरियाली क्षेत्र होता है और कुछ तालाब छोटे छोटे होते हैं, मत्स्य पालन भी हो जाता है। तो हम अनेक काम कर सकते हैं एक काम के द्वारा। इसको हम अगले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कक्षा 10 में पढ़ेंगे आप, 9th में 10 में। अब इसके बाद में एक होता था चरस, जो बच्चों आप नहीं जानते, यानी 2 बैलों की एक रहट होता था। रहट की तरह चरस होता था। तो रहट और चरस ये भी 2 साधन थे सिंचाई के। इनमें क्या होता था, इसमें ये होता था 2 बैल चलते थे। जैसे कि बैल कोलू चलता था पहले गन्ना पिलाने के लिए, अब तो इंजन से हो गए, बिजली से हो गए, ट्रैक्टर से हो गए। तो ऐसे ही बाल्टी होती थी, एक चैन होती थी बाल्टियों की, वो बाल्टी चैन में बंधी होती थी, कुएं में जाती थी और उस कुएं में से बाल्टी के द्वारा पानी आता था और एक बड़ा सा जहाँ पानी लौटते थे वो एक ड्रम सा होता था जिसे हम पतलाना कहते थे। उसमें बाल्टी पानी आता था और लौट के चल जाता था, नीचे क्रम चलता रहता था। वो पानी पतलाने से आपके नाली में जाता था, नाली से खेतों में पहुंचता था। तो इस प्रकार से चरस, रहट, ढेकुली, तालाब। अब उसके नए साधन है पंपिंग सेट। अब नया साधन पंपिंग सेट यानी इंजन के द्वारा भराई। बोरिंग हुआ, बोरिंग करा दिया, इंजन रख दिया, डीजल तेल से वो चलता है इंजन, उसके द्वारा हम 2-4 घंटे में ही अपनी भराई करके अपने घर को ले आते हैं। तो हम जल्दी भराई कर लेते हैं। अब इसके एक और साधन है नलकूप। तो नलकूप द्वारा क्या होता है, यानी कुछ सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, कुछ प्राइवेट नलकूप लगाए गए, उसमें हम बोरिंग करवाते हैं ज़मीन के अंदर और बिजली के द्वारा मोटर लगा करके और उसको पानी निकाला जाता है ज़मीन से एक पाइप के द्वारा, और तेज़ गति से पानी निकलता है जिससे कि जल्दी जल्दी भराई हो जाती है। अब वो बोरिंग भी कम हो गए, अब उनका स्थान ले लिया समरसेबिल ने। अब आजकल बच्चे सब जानते हैं समरसेबिल क्या है, बोरिंग क्या है। समरसेबिल में ये होता है पानी बर्बाद ज़्यादा जाता है,
यानी जहाँ हमें कम पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी बर्बाद हो रहा, घरों में, खेतों में सिंचाई के लिए पानी ओवरलोड हो रहा। यानी बिल तो जाना ही है, इसलिए ट्यूबवेल चला दिया, घर पर सो गया, अब पानी से दूसरों खेतों में जा रहा, चल रहा कि बिल तो देना ही है। तो इसलिए पानी की बर्बादी भी रोकनी चाहिए। हमें सिंचाई के साधन तो जरूरी हैं, किंतु पानी की बर्बादी ना हो। फसलों को पानी इतना देना चाहिए कि उसकी जड़ ना गले, ज़्यादा पानी से भी जड़ें गल जाती हैं। सिंचाई कम से कम पानी से दे करनी चाहिए और उसमें पानी खड़ा ना हो खेतों में, और अधिक सिंचाई अधिक कर दो, चाहे 4 बार भर दो, 5 बार भर दो, किंतु पानी खेतों में अधिक नहीं भरना चाहिए, जिससे कि खेती नुकसान हो जाता है आपसे। तो इस प्रकार से सिंचाई के साधनों में मैंने आपको कई सारे साधन बताए जो आजकल आधुनिक में हैं। अब ट्रैक्टर से भी सिंचाई होती है। ट्रैक्टर के द्वारा आप जानते हैं, ट्रैक्टर बोरिंग पर लगा दिया और उससे ट्रैक्टर चला दिया और सिंचाई हो जाती है। तो इस प्रकार से आधुनिक सिंचाई के साधन जो हम बरत रहे हैं वो बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको एक पाठ पढ़ा सिंचाई और कृषि, इसको आपको याद करना है। जो PDF में प्रश्न भेजे जाएंगे उनको लिखना है आपने रजिस्टर में या कॉपी में। और इसके साथ साथ जो पार्ट 2 में सिंचाई का जो भारत का एक मानचित्र दिया बाईं ओर, उस भारत के मानचित्र में आपको वो अपनी कॉपी में बाएं पेज पर मानचित्र बनाना है, क्योंकि 1 साइड कॉपी में काम होना भूगोल का, और इसे याद करके लिखना है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं, इसे याद कर लेना।